एपिसोड 211। स्वाति जी दादी माँ के रूम में उनसे वंश नंदनी की शादी के लिए बात करने आती है और जो फिर उन्होंने दादी माँ से बातें बोली उन्हें सुन दादी माँ हैरान हो जाती है, साथ ही एक सोच में डूब जाती है। दादी माँ किसी सोच में डूबी तो उनके चेहरे के भाव बहुत अजीब से हो जाते हैं, जैसे उनके दिमाग में जो चल रहा है वो उन्हें चुभ रहा हो। अगले दिन स्वाति जी, मिष्टी, निशी और वंश सभी लोग हॉल में थे। वही वर्चस्व हॉल से मेंशन के बाहर ही तरफ जा रहा था, तभी सीढ़ियों से नीचे आती हुई दादी माँ उसे रोकते हुए बोली, रुक जाओ वर्चस्व। वर्चस्व के चलते हुए कदम रुक गए। वो रुक जाता है और बिना किसी भाव के दादी माँ की तरफ देखता है। वहीं अब दादी माँ ने एक नज़र बस वर्चस्व की तरफ देखा, फिर वो जाकर वंश के सामने खड़े हो गई और वो उससे बिना किसी भाव के बोली, वंश जाओ नंदनी को ले आओ। दादी माँ के मुंह से नंदनी का नाम सुन वंश हैरान हो गया और वहीं बाकी सभी के चेहरे पर सवाल भरे भाव आ गए। वंश को हैरानी में देख दादी माँ ने फिर से उससे वही बिना किसी भाव के बोली, तुमने सुना नहीं वंश, जाओ नंदनी को लेकर आओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। दादी माँ बस हर बात को बिना किसी भाव के कह रही थी। उनका यूं रहना वंश को थोड़ा डरा रहा था। साथ ही उसके मन में सवाल आया कि दादी माँ नंदनी को क्यों लाने को बोल रही हैं। कल तो उन्होंने नंदनी को इस मेंशन से जाने के लिए कह दिया था। वंश डर की वजह से दादी माँ से अपने मन के सवाल नहीं कर पाता है। वो वर्चस्व की तरफ देखता है। वंश को अपनी तरफ देखता हुआ देख वर्चस्व हाँ में सिर हिला देता है और वर्चस्व की यहाँ देख वंश मेंशन के बाहर की तरफ चला जाता है। वंश के जाने के बाद दादी माँ मिष्टी की तरफ देखती है और उससे भी वही बिना किसी भाव के बोली, मिष्टी एकांश को बुलाओ यहाँ। दादी माँ की ये बात सुन अब मिष्टी हैरान होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कॉल कर एकांश को नोगामी मेंशन आने को कहती है। आधे घंटे बाद नोगामी मेंशन के हॉल में अब बाकी लोगों के साथ एकांश और नंदनी भी शामिल हो चुके थे। नंदनी को वंश के साथ अकेला देख दादी माँ एक चढ़ी हुई आवाज में बोली, वंश रूद कहाँ है। दादी माँ के आज हर एक शब्द सबको हैरान कर रहे थे, जैसे कि वंश एक बार फिर हैरान हो चुका था और उसने इसी हैरानी में कहा, वो दादी माँ रूद फ्लैट में है जहाँ नंदनी और रूद रहते हैं। वंश इतना ही बोला था कि तभी अब दादी माँ उससे गुस्से से बोली, इतने छोटे बच्चे को अकेले छोड़ आए तुम। मैंने तुमसे कहा नंदनी को लेकर आओ तो तुम बस उसे लेकर आ गए। वो बच्चा अब वहाँ अकेले कैसे होगा। दादी माँ की ये बात तो अब वंश को इतनी हैरान कर देती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। वही बाकी सब भी थोड़े हैरान थे और वो अब दादी माँ को अजीब नज़र से देख रहे थे। तभी केतकी जी आपने बुलाया। ये आवाज़ नोगामी मेंशन के डोर की तरफ से आती है। दादी माँ सहित सब ने उस ओर देखा। डोर पर पंडित खड़ा था। उसे देख एक बार फिर सबके चेहरों पर सवाल भरे भाव आ गए। वही दादी माँ उस पंडित से बोली, आइए पंडित जी। पंडित हॉल में आता है। दादी माँ उसे बैठने को कहती है। पंडित सोफे पर बैठ जाता है और उसी के सामने वाले सोफे पर दादी माँ बैठ जाती हैं। बैठने के बाद दादी माँ उस पंडित से बोली, पंडित जी मुझे एक अच्छा सगाई और शादी का मुहूर्त बताइए। दादी माँ की इस बात पर पंडित ने एक पत्र खोलते हुए कहा, जी केतकी जी, आप मुझे जोड़े का नाम बता दीजिए। दादी माँ बोली, वंश नंदनी और एकांश मिष्टी। थोड़ी पल बाद पंडित मुस्कुराते हुए दादी माँ से बोला, केतकी जी, आज से 1 महीने बाद बहुत ही अच्छा मुहूर्त है सगाई और उसके ठीक 5 दिन बाद शादी का। पंडित की यह बात सुन दादी माँ धीरे से हाँ में सिर हिला देती हैं। उन्होंने फिर कुछ और बात की पंडित से और फिर कुछ समय बाद पंडित चला जाता है। दादी माँ सोफे से उठ सबके बीच खड़ी हो जाती है और सपाट लहजे में बोली, आज से 1 महीने बाद वंश नंदनी और एकांश मिष्टी की सगाई और शादी होगी। नंदनी तुम्हारे घर में कौन है। ये सवाल दादी माँ ने नंदनी से किया था, जिस पर नंदनी बोली, वो आंटी पापा है बस मेरे और वो राजस्थान में रहते हैं। नंदनी की इस बात पर दादी माँ थोड़ी रूडली बोली, आंटी नहीं दादी माँ बोलो। फिर वो आगे वही सपाट लहजे में बोली, अपने पापा से इस शादी के बारे में बात कर लेना और अगर वो कुछ आनाकानी करें तो मेरी उनसे बात कराना। दादी माँ की इन बातों पर अब नंदनी हाँ में सिर हिला देती है। वही दादी माँ अपनी बात बोलती ही गई, एकांश तुम्हें तो रिश्तेदार सांप लगते हैं। फिर तुमसे से यही कहूंगी तुम बारात लेकर आ जाना। हम अपनी मिष्टी तुम्हें सौंप देंगे और थोड़ा दहेज भी देंगे क्योंकि ये शगुन होता है। और स्वाति बहू तुम शादी की तैयारी शुरू कर दो। बेटा और बेटी दोनों की शादी है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस बात को बोल अब दादी माँ खामोश होती हैं और वही बाकी सब अब तक समझ चुके थे कि दादी माँ ये सब क्या कर रही थी।
दादी माँ ने वंशनंदनी एकांश मिष्टी का रिश्ता तय कर दिया था, मतलब वो उनकी शादी के लिए मान चुकी थी। सब हैरानी से खड़े थे और झटका तो वंशनंदनी को ज्यादा लगा था, क्योंकि कल उनकी वजह से ही सब कुछ बिगड़ गया था। सब हैरान थे, इसलिए कुछ पल के लिए हॉल में सन्नाटा पसर जाता है, पर जब धीरे धीरे सब सेंस में आए तो सब मुस्कुरा उठते हैं। वंश अपनी आदत के अनुसार एक्साइटेड हो जाता है। वो तेज कदमों से चलते हुए दादी माँ के पास जाता है और उनको कसकर हग कर लेता है। उसके ऐसा करने पर दादी माँ एक अजीब सी आवाज में बोली, बस बस अब ये ड्रामा की जरूरत नहीं है, और मुझे थैंक यू वेक्यू भी मत बोलना। मुझे भी तुम लोगों की खुशियों की परवाह है। हाँ, ये अलग बात है, किसी को लगता है मैं सबकी खुशियों पर ग्रहण हूँ। ये बात बोल दादी माँ वर्चस्व की तरफ देखती हैं, जो कि अभी तक जो कुछ हुआ उन सब के बीच बस बिना किसी भाव के खड़ा था, जैसे जो हो रहा था उसके लिए वो को कोई नई बात नहीं हो। शाम का समय। एकांश की कार एक जगह पर खड़ी हुई थी और कार के अंदर एकांश और मिष्टी बैठे हुए थे। मिष्टी, जो अभी ही आकर कार के अंदर बैठी थी, वो एकांश को देखते ही उसके ऊपर कूद पड़ती है। मिष्टी एकांश की गोद में बैठ जाती है, फिर वो एकांश के गले में अपने दोनों हाथों को लपेटते हुए काफी जोर से उसके सीने से लग जाती है। साथ ही एक खुशी भरी आवाज में बोली, एकांश, हमारी शादी फिक्स हो गई। 1 महीने बाद हमारी शादी हो जाएगी। मैं तुम्हारी वाइफ, तुम मेरे हस्बैंड बन जाओगे। मैं मिसेज मिष्टी एकांश रघुवंशी बन जाऊंगी। इस बात के साथ मिष्टी एकांश से अलग हुई और अब वो एकांश के चेहरे को देखते हुए बोली, एकांश, मैं मिष्टी एकांश रघुवंशी बन जाऊंगी। मिष्टी ने ये बात बहुत धीमी और ऐसी आवाज में कही जैसे वो रोने वाली हो। उसकी ऐसी आवाज एकांश ने महसूस की तो उसने मिष्टी के चेहरे को अपने दोनों हाथों के पंजों में भरा और एक भरी आवाज में बोला, जान, रोना नहीं। जैसे हैप्पी हैप्पी मुझसे मिलने आए हो वैसे ही रहो। ये बात बोल एकांश ने मिष्टी के माथे को अपने होठों से प्यार से चूम लिया। उसके ऐसा करने पर भावनाओं में बह गई मिष्टी मुस्कुरा उठती है। अब मिष्टी ने एकांश के चेहरे को अपने हाथों के पंजों में भर, फिर वो एकांश के पूरे चेहरे को चूमने लगती है। उसके माथे, आंख, गाल, नाक। मिष्टी ने उसकी हल्की रफ बियर्ड को भी चूमा, जो कि मिष्टी को अपने होठों पर चुभ जाती है। इससे मिष्टी का मुंह बन जाता है और मिष्टी का बना हुआ मुंह देख एकांश हल्के से मुस्कुरा देता है। और एकांश का मुस्कुराना देख मिष्टी फिर से मुस्कुरा देती है। साथ ही उसने अब प्यार भरी आवाज में कहा, आई लव यू एकांश। मिष्टी की बात पर एकांश मिष्टी की कमर पर अपने हाथ लपेटते हुए बोला, जान, ऐसे सूखा सूखा आई लव यू हूँ। एकांश की इस बात को सुन अब मिष्टी का चेहरा लाल पड़ जाता है, जैसे वो शर्मा गई हो। फिर वो अपना चेहरा एकांश के चेहरे के करीब ले गई, फिर वो अपने होठों को उसके होठों के करीब ले गई। एकांश के होंठ हल्के खुले हुए थे और उसके मुंह के अंदर से आती हुई गर्म सांसें मिष्टी के होठों को छू जाती है, जिसे फील कर मिष्टी ने अपना थून की गटक लिया। फिर वो अपने होठों को एकांश के होठों से मिला देती है और अब वो उसके होठों पर बोली, आई लव यू एकांश। ये बात बोल मिष्टी अपने होंठ एकांश के होठों पर चलाने लगी और उसके होठों को चूमने लगी। वहीं एकांश ने कहा, आई लव यू टू जान। और अब एकांश ने मिष्टी के होठों को अपने होठों के बीच दबाया और उसके होठों को चूमने लगा। साथ ही वो अपने हाथों की कसन मिष्टी की कमर में मजबूत कर देता है और मिष्टी को पूरी तरह खुद से चिपका लेता है। एकांश मिष्टी काफी प्यार, सॉफ्ट और फील के साथ एक दूसरे के होठों को चूम रहे थे। वो इस तरह लगभग 10 मिनट तक एक दूसरे के होठों को चूमते रहे। अचानक ही एकांश मिष्टी के मुंह में अपनी जीभ एंटर करने लगा, जिसे मिष्टी ने अपना मुंह ओपन कर एंटर करने दिया। एकांश मिष्टी के मुंह को एक्सप्लोर करने लगा और इस पर वो थोड़ा बेताब हो उठता है। वो मिष्टी के बालों को अपनी मुट्ठी में भींचता है और उसके चेहरे को अपने चेहरे पर प्रेस करते हुए मिष्टी की जीभ को बाइट करते हुए चूसने लगता है। वहीं मिष्टी की भी सांसें तेज हो चली थी और जिस तरह एकांश उसे किस कर रहा था, उससे तो मिष्टी को अपनी जीभ पर जलन होने लगती है और उसकी सांसें भी उखड़ने लगती हैं, जिसके चलते वो अब एकांश के चेस्ट पर मारना शुरू कर देती है। एपिसोड 212। एकांश मिष्टी एक दूसरे को किस कर रहे थे। अचानक ही एकांश मिष्टी को हौस तरीके से किस करने लगता है, जिसकी वजह से मिष्टी को जलन होने लगती है और उसकी सांसें भी उखड़ने लगती हैं। जब मिष्टी को लगा वो एकांश की इस हौस किस को नहीं सह पाएगी तो उसने एकांश के चेस्ट पर अपने मुक्के से मारना शुरू कर दिया। मिष्टी के मारने पर एकांश समझ जाता है कि मिष्टी तकलीफ में है तो वो फिर थोड़ा सॉफ्ट तरीके से मिष्टी के होठों को चूमने लगता है। फिर थोड़ी पल बाद वो मिष्टी के होठों को छोड़ उसके नेक पर किस्सेस देने लगता है। एकांश के रफ होठों का सॉफ्ट टच अपने नेक पर फील कर मिष्टी अपनी आंखों को बंद लेती है
और उसके चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे वो एकांश के एहसास में पूरी तरह खो चुकी हो। वहीं एकांश भी मिष्टी में पूरी तरह खो रहा था। वो मिष्टी के नेक से आगे बढ़ने लगा। मिष्टी ने अभी वन पीस सिंपल ड्रेस पहनी हुई थी जिसकी स्लीव्स नोड वाली थी। एकांश ने मिष्टी के दोनों स्लीव्स के नोड अपनी उंगली से एक झटके में खोल दिए। फिर वो मिष्टी के गोरे गोरे शोल्डर को अपने होठों से चूमने लगा। साथ ही वो अपने हाथ से नीचे मिष्टी के पैरों को सहला रहा था। धीरे धीरे उसके हाथ मिष्टी के थाई पर पहुंच वहां सहलाने लगे। एकांश के इतना आगे बढ़ने पर और उसकी छून से मिष्टी की सांसें हद से ज्यादा तेज चलने लगती हैं। खुद को संभालने के लिए वो एकांश की शर्ट की कॉलर को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लेती है और उससे लिपट जाती है। वहीं एकांश बेकाबू होने लगता है और इस बेकाबूपन में वो अपनी गोद में बैठी हुई मिष्टी को बगल में रही सीट पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अब एकांश मिष्टी की ड्रेस निकालने लगा जिस पर मिष्टी ने उसे रोका नहीं। मिष्टी एकांश में इतना खोई थी कि शायद उसे एहसास ही नहीं था एकांश क्या कर रहा है। एकांश ने मिष्टी की ड्रेस निकाल दी और बाकी कपड़े भी वो सबको पीछे बैक सीट पर फेंक देता है। इस पल खोई हुई मिष्टी को एहसास हुआ जैसे उसके बदन पर एक भी कपड़ा न हो। मिष्टी ने अपनी भींची हुई आंखों को खोला। उसने खुद को एकांश के सामने बिना एक भी कपड़े के पाया। वो हैरान हो गई। उसने इसी भाव से एकांश की तरफ देखा जो कि अपनी शर्ट की बटन खोल रहा था। मिष्टी एकांश से कुछ कहने को होती है। एकांश ये। एकांश ने मिष्टी के होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, शशिश जान। एकांश ने मिष्टी को खामोश कर दिया और अब मिष्टी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी एकांश को देखा। वहीं एकांश ने अपनी शर्ट उतारी दी और उसे बैक सीट पर मिष्टी के कपड़ों के पास फेंक दिया। फिर वो मिष्टी के ऊपर झुका और उसने फिर से मिष्टी के होंठों से अपने होंठ जोड़ उसके होंठों को चूमने लगा। इस बार एकांश बाइट करते हुए मिष्टी के होंठों को चूम रहा था। दर्द के चलते मिष्टी ने फिर से अपनी आंखों को भींच लिया। मिष्टी के होंठों को चूमने हुए एकांश ने अपनी शोलिड चेस्ट मिष्टी के सीने के उभारों पर प्रेस किया। एकांश की बॉडी की छुअन अपने बदन पर फील कर मिष्टी पूरी सेहर से उठी। इस सिरहन से उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, अह। उसकी ये आवाज एकांश को अच्छी लगी। उसने और अपनी बॉडी को मिष्टी के बदन पर प्रेस किया। मिष्टी का बदन एकदम अकड़ सा जाता है। थोड़ी देर बाद एकांश ने अपनी बॉडी का भार मिष्टी के बदन से ऊपर उठाया। साथ ही उसने मिष्टी के होंठों को भी छोड़ दिया। वो अब अपने होंठ मिष्टी के सीने के उभारों पर रख देता है। इस पल फिर मिष्टी सेहर उठती है और उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, अह। और अगले पल मिष्टी थोड़ा तेज से उठती है जब एकांश उसके सीने के उभारों पर जोर दबाव देने लगता है, उन पर बाइट करने लगता है। कुछ पल बाद एकांश मिष्टी के पेट को चूमने लगा और वो फिर ऐसे ही उसके थाई से होते हुए उसके पूरे पैरों को चूम डालता है। अब तक मिष्टी पूरी पसीना पसीना हो चुकी थी। वो तड़पती हुई सीट पर पड़ी हुई थी। वहीं एकांश भी पूरा पसीना पसीना था। वो भी तड़प रहा था मिष्टी को पूरी तरह से पाने के लिए, जिसके लिए वो अब मिष्टी के ऊपर से उठा और अपनी पेंट निकालने लगा। मिष्टी जानती थी वो और एकांश अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब वो न शायद खुद को रोक सकती थी न एकांश को। मिष्टी गहरी सांस लेते हुए एकांश को देख रही थी। वहीं एकांश ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए। फिर वो फिर से मिष्टी के ऊपर आ गया। वो मिष्टी के कान को चबाते हुए बोला, वॉन्ट टच मी जान। मिष्टी एकांश के होंठों से अपने होंठ मिलाती हुई एक मंद आवाज में बोली, तुम्हें जो करना हो तुम करो। ये बात बोल मिष्टी ने एकांश के होंठों को चूमना शुरू कर दिया। वहीं एकांश ने अब उसके होंठों पर कहा, आई लव यू जान। इसी बात के साथ एकांश ने अपने पार्ट को मिष्टी के पैरों के बीच वहां पर रखा। उसने पहले वहां हाथ से सहलाया, फिर वो एक जोर लगा मिष्टी में समा गया। मिष्टी जो एकांश के होंठों को चूम रही थी, फिर भी उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, एकांश, अह। और उसने कसकर एकांश के बालों को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। वहीं एकांश मिष्टी के साथ इंटीमेट होने लगा। वो सॉफ्ट तरीके से इंटीमेट हो रहा था। फिर थोड़ी पल बाद वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। मिष्टी का खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। वो अब कसकर सीट को अपनी मुट्ठी में भींच लेती है और उसके मुंह से तेज आवाजें निकलने लगती हैं, जिन्हें वो दबाने की कोशिश करती है ताकि आवाज कार के बाहर न जाए। तभी एकांश ने मिष्टी की स्किन को अपने होंठों से छूते कहा, जान तुम फ्रीली मोन कर सकती हो। कार साउंड प्रूफ है और हम वैसे भी एक खाली जगह पर हैं। तुम्हारी आवाज बाहर चली भी गई तो कोई नहीं है उसे सुनने वाला यहाँ। चलो अब मेरा नेम मोन करो जान।
एकांश मिष्टी को उसका नाम मोन करने को कहने लगा, जिस पर मिष्टी पहले तो कुछ नहीं करती है, लेकिन कुछ पल बाद वो एकांश की डिमांड पूरी करने लगती है। एकांश। एकांश अब थोड़ा और तेजी से मिष्टी के साथ इंटीमेट होने लगा। मिष्टी का उसका नाम मोन करना और बढ़ जाता है। करीब 1 घंटे बाद सब कुछ रुकता है। मिष्टी का पूरा बदन कांप रहा होता है। वहीं एकांश थक सा गया था। वो मिष्टी को काफी कसकर हक कर लेता है और उसी के ऊपर लेट जाता है। कांपती हुई मिष्टी ने भी काफी कसकर एकांश को अपनी बाहों में भर लिया और उसके नेक के पास अपना चेहरा छुपाते हुए आराम करने में खो जाती है। रात का समय। वंश का फ्लैट। रूम में नंदनी अपनी साड़ी खोल रही थी। तभी वहां वंश आया और उसने पीछे से नंदनी को अपनी बाहों में भर लिया। फिर वो नंदनी की साड़ी अपने हाथों से खोलने लगा। वंश अचानक आया था, इसलिए पहले तो नंदनी हैरान हो जाती है, लेकिन जब उसे एहसास हुआ वंश है तो वो नॉर्मल हो जाती है। पर वंश जो उसकी साड़ी खोल रहा था, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, वंश ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, रूत देख लेगा हमें, और मुझे जाने दो, मुझे शावर लेना है। रूत ने मेरे ऊपर देखो ये खाना गिरा दिया, मुझे चिपचिपा सा लग रहा है। नंदनी की इन बातों पर वंश ने कुछ नहीं कहा, नहीं वो रुका। वो नंदनी की साड़ी खोलता रहा। कुछ पल में नंदनी की साड़ी खुलकर उसके बदन से अलग होकर नीचे फर्श पर गिरी होती है। नंदनी की साड़ी खोल वंश उसके ब्लाउज की डोरी खोलने लगा और फिर हुक। इस पल नंदनी फिर से हैरान हो जाती है। वो वंश की तरफ मुड़ती है और थोड़ा उसको घूरते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? जाओ बाहर रुद्र के साथ खेलो। नंदनी की इस बात पर भी वंश ने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक ही उसने नंदनी को अपनी बाहों में उठा लिया और अपने कदम रूम से ही लगे वॉशरूम की तरफ बढ़ा देता है। वंश नंदनी को लेकर वॉशरूम में आता है, जहां उसने नंदनी को पानी से भरे बाथटब पर फेंक दिया। नंदनी बाथटब का पानी उछालते हुए छपाक से बाथटब में गिर जाती है। वंश के ऐसा करने पर नंदनी बुरी तरह हैरान हो जाती है। उसने इसी हैरानी भरे भाव से वंश से कहा, वंश ये क्या है? जब से कुछ नहीं बोल रहे वंश ने अब जाके कुछ बोला। वंश पानी में भीगी हुई नंदनी को देखते हुए बोला, तुम्हारे साथ खेलूंगा। वंश की ये बात सुन नंदनी के चेहरे के भाव अजीब से हो गए। उसने इसी भाव से कहा, खेलूंगा? क्या खेलोगे तुम मेरे साथ? नंदनी के इस सवाल पर वंश ने कहा, तुम्हें खुद पता चल जाएगा नंदू। ये बात बोल अब वंश अपनी शर्ट की बटन खोलने लगा। जो नंदनी ने देखा तो उसके चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे वो समझ गई हो वंश उसके साथ क्या खेलना चाहता है। ये समझते ही नंदनी बड़ी जल्दी में बोली, वंश खुद को रोको, रूत जग रहा है, उसे मेरी आवाजें सुनाई पड़ जाएंगी। नंदनी अपनी बातें कह ही रही थी, तभी वंश अपनी शर्ट उतार उसे नीचे फर्श पर फेंकते हुए बाथटब में आ जाता है। बाथटब में आते ही वंश उसमें बैठी नंदनी के ऊपर आ जाता है। वो अपना चेहरा नंदनी के कान के पास ले गया और उसके कान में एक डीप आवाज में बोला, तुम अपनी आवाज दबा लेना स्वीट हार्ट, क्योंकि मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगा। आज हमारी शादी फिक्स हुई है, सेलिब्रेशन करना तो बनता है न स्वीट हार्ट। वंश की ये डीप आवाज और उसके मुंह से खुद के लिए स्वीट हार्ट सुन भीगे हुए होने के बावजूद भी नंदनी का गला सूख जाता है। वहीं वंश उसने अपनी बात कह नंदनी के कान को चूमने लगा। साथ ही उसने नंदनी के दोनों हाथों के पंजों को अपने दोनों हाथों के पंजों में भरा और उन्हें पानी में ही नीचे की तरफ दबोच दिया। नंदनी के कान से होते हुए वंश उसके नेक और कॉलर बोन को चूमने लगा और वो फिर अपने दांतों के बीच नंदनी की ब्लाउज का एक कोना दबा उसकी ब्लाउज को अपने दांतों से ही उसके बदन से उतारने लगता है। एपिसोड 213। वंश और नंदनी बाथटब के अंदर थे। दोनों ही भींगे हुए थे। नंदनी बाथटब पर बैठी हुई थी और वंश उसके ऊपर झुका हुआ। वो अपने होठों से नंदनी के कान को चूम रहा था। फिर वो उसके कान से होते हुए उसके नेक और कॉलरबोन तक आया। वंश और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन नंदनी ने कपड़े पहने हुए थे, पूरे नहीं पर उसने ब्लाउज और पेटीकोट पहना हुआ था। वंश ने उसकी ब्लाउज का एक कोना अपने दांतों तले दबाया। फिर वो अपने दांतों से ही नंदनी की ब्लाउज को उसके बदन से अलग करने लगा। इस पर भी नंदनी ने वंश को रोकना चाहा। वंश सुनो। वंश ने नंदनी की नहीं सुनी और नंदनी इसके आगे एक और शब्द कहती तभी वंश ने नंदनी के ऊपर अपने बॉडी का पूरा भार डाल दिया। नंदनी बाथटब में दबकर रह गई। उसको ऐसा लगा जैसे उसका बदन टूटकर रह गया, जिसके चलते उसके मुंह से आवाज भी निकल जाती है। ओच, क्या कर रहे हो तुम वंश? आराम से करो। नंदनी की इन बातों को सुन वंश स्mirk कर देता है और इतने में ही वो नंदनी की ब्लाउज को उसके बदन से अलग भी कर चुका था। अब नंदनी के ऊपरी बदन पर कुछ भी नहीं था। वो ऐसे ही वंश के सामने थी। उसे थोड़ी सी शर्म आती है, इसलिए वो खुद को अपने हाथों से छुपाने की कोशिश करती है।
पर नंदनी की ये कोशिश नाकाम होती है क्योंकि वंश एक झपटे के साथ उसके सीने के उभारों को अपने मुंह में और हाथों के पंजों में भर लेता है। वो तुरंत ही उन्हें चूमने, उन पर सक बाइट और अपने हाथ से सहलाने दबाने लगता है। वंश की ये तेजी पल भर में नंदनी की हालत बेकार कर देता है। उसे दर्द का एहसास होने लगता है। वंश धीरे करो। नंदनी ने वंश को धीरे होने को बोला तो वंश और तेजी से उसके सीने के उभारों पर टूट पड़ा। नंदनी को तेज दर्द का एहसास हुआ। वो चीख उठती है। नंदनी की ये चीख ज्यादा तेज थी और अब उसके मुंह से बार बार ऐसी ही तेज चीख निकल रही थी जिसे वो अपने हाथ से अपने मुंह को कवर कर दबाने की कोशिश करती है, साथ ही मंद आवाज में बोलती जाती है, वंश धीरे करो ना, मैं ऐसे चिल्लाऊंगी तो रूत सुन लेगा, तुम समझ क्यों नहीं रहे। वंश को नंदनी की कोई बात सुनाई ही नहीं पड़ती है। वो अपने काम में लगा था। जब उसका मन भर गया तब उसने अपने होंठ नंदनी के सीने से हटाए और अब वो नंदनी के चेहरे की तरफ देखता है। नंदनी का चेहरा ऐसा था मानो पानी में भी उसके चेहरे से पसीना बह चला हो। उसका ये हाल देख वंश ने उससे पूछा, नंदू क्या तुम्हें पेन हुआ। नंदनी जो दर्द से राहत की सांस ले रही थी वो धीरे से हाँ में सिर हिला देती है और उसका ये हाल देख वंश नंदनी के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले गया। उसने नंदनी के बालों को अपनी मुट्ठी में भींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, चलो मैं तुम्हारा पेन कम कर देता हूँ। वंश की इस बात पर नंदनी कुछ कहती या रिएक्ट करती, तभी अब वंश अपने होठों को नंदनी के होठों से मिला, उसके होठों को डीपली चूमने लगता है। किस डीप जरूर थी लेकिन सॉफ्ट थी जो कि शायद नंदनी को अच्छी लगती है, तभी तो वो भी वंश के होठों को चूमने लगी थी। नंदनी का साथ पाकर वंश मुस्कुरा दिया और फिर वो अब अपने हाथों की हरकत नंदनी के बदन पर करने लगा। वो नंदनी के पेट को सहलाते हुए अपने हाथ को नंदनी के निचले बदन की तरफ ले जाता है। वहां वो नंदनी के पेटीकोट के नोट को खोलने लगता है। किस में खोई हुई नंदनी अब वंश को नहीं रोकती है। थोड़ी पल बाद जब दोनों ने एक दूसरे के होठों को छोड़ा तो वंश एक बार फिर नंदनी के बदन को चूमने लगा। जब वो नंदनी के पेट को चूम रहा था तभी अचानक ही उसने नंदनी को पलट दिया। वो नंदनी के पूरे बेक को चूमने लगा। वंश काफी पेशनेट था और उसका यूं पेशनेट होना नंदनी के मुंह से फिर से आवाजें निकलने पर मजबूर कर देता है, जिसमें नंदनी बहुत कोशिश करती कि वो कोई आवाज न करे, पर ऐसा होता नहीं है। वंश की छुअन से नंदनी उसका नाम पुकार ही देती है, वंश। नंदू, बस थोड़ा और। ये बात वंश ने नंदनी की आवाज सुनकर कही। अब वंश ने फिर से नंदनी को सीधा बाथटब पर बैठा दिया। फिर वो खुद खड़ा हुआ और अपनी पेंट निकालने लगा। कुछ पल में वंश बिना किसी कपड़े के होता है। वहीं नंदनी ने अभी भी अपने निचले बदन में कपड़े पहन रखे थे। उसने वंश को बिना कपड़ों के देखा तो वो अपने कपड़े ठीक करने लगी और अपने पैरों को समेटने लगी। नंदनी ऐसी हरकत कर रही थी जैसे वो अभी भी वंश से बचने की कोशिश कर रही हो, और उसकी इन हरकतों को देख जब वंश वापस नंदनी के ऊपर झुका तो उसने नंदनी के पैर खींच दिए और डायरेक्ट उसने नंदनी के निचले बदन के कपड़े निकाल उसे न जाने वॉशरूम के किस कोने में फेंक दिया। नंदनी तो हैरान ही रह गई वंश के ऐसा करने पर। वहीं वंश नंदनी के निचले बदन पर टूट पड़ा। उसने उसके पैरों, थाई पर किस और बाइट की बरसात कर दी। उसने इस किस बाइट की बरसात नंदनी के पैरों के बीच उसके सेंसिटिव एरिया पर भी कर दी। नंदनी एकदम मचलने लगती है। बाथटब का पूरा पानी खौलने लगता है। इस खौलते पानी में वंश नंदनी पूरे तरह भीग जाते हैं। दोनों के सिर से लेकर पैरों तक पानी की बूंदें लगी हुई थी, पर जो वंश नंदनी के साथ कर रहा था उसकी वजह से नंदनी पानी में भी गर्म महसूस कर रही थी। वही वंश का भी यही हाल था। अचानक ही नंदनी एक तेज आह लेती है। इस तेज आह के साथ नंदनी एकदम शांत सी पड़ जाती है। तभी वंश ने उसके पैरों के बीच से अपने होंठ हटाए। वो अब नंदनी के ऊपर पूरा लेट सा गया। वही शांत नंदनी ने वंश को अपनी बाहों में भर लिया और वो अब वंश के कान में एक बेताबी भरी आवाज में बोली, मिस्टर नगेनी, पुट योरसेल्फ इनसाइड मी। नंदनी की ये बात और उसकी मधोशी भरी आवाज वंश को अच्छी लगती है। अब वो नंदनी के कान में अपनी मधोशी भरी आवाज में बोला, शो स्वीट हार्ट। इस बात के कहते ही वंश नंदनी में समा गया और वो नंदनी के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। वहीं नंदनी ने अब और कसकर वंश को अपनी बाहों में भर लिया। वो इस तरह बाथटब में कंफर्टेबल नहीं थी, फिर भी वो वंश को न रोकते हुए उसके एहसास में डूब जाती है। अब भी नंदनी के मुंह से आवाजें निकलने लगती है जिसे वो अब वंश की स्किन को चबाते हुए दबाने की कोशिश करती है। पूरे वॉशरूम में नंदनी की दबी हुई सिसकी और वंश का जोश गूंजने लगता है और इसमें मिक्स बाथटब में रहे पानी के खौलने की आवाज
पूरा वॉशरूम ही गर्म हो चला था। जब वंश सेटिस्फाई हो गया तब वो नंदिनी के ऊपर निढाल सा गिरते हुए शांत पड़ जाता है। वहीं नंदिनी ने अभी भी वंश को अपनी बाहों में भरा हुआ था। वंश रुक गया था तो उसने भी राहत की ली, साथ ही वो बोली, हो गया सेलिब्रेशन होने वाले पतिदेव जी। वंश जो अभी ही शांत हुआ था, नंदिनी की बात सुन उसने नंदिनी के चेहरे को देखा और बोला, नहीं अभी 2-3 राउंड करूंगा होने वाली पत्नी देवी जी। वंश की यह बात सुन नंदिनी तो हैरान ही हो गई। वही वंश फिर से नंदिनी में समा गया, जिसके चलते हैरान नंदिनी ने तुरंत ही अपनी आंखों को भींच लिया और वंश की बाजुओं को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। नोगामी मेंशन। रात 12 बजे। आज इतनी रात को वर्चस्व कंपनी से मेंशन आता है। हमेशा की ही तरह आते ही वो अपने रूम में गया, लेकिन रूम में पहुंच सामने का नजारा देख नोमल रहे वर्चस्व की आंखें छोटी हो गईं। वर्चस्व ने देखा कि निशी बेड पर खड़ी है और उछल रही है, साथ ही वो खुद में कुछ बहुत धीमे धीमे और बड़ी खुशी से कह रही थी। निशी की ये हरकत देख ही वर्चस्व की आंखें छोटी हो गईं। वो कुछ पल यूं ही निशी को देखता रहा, फिर वो बेड के पास गया और उछलती हुई निशी के पैरों को पकड़ते हुए बोला, बीबी ये क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ, नहीं तो गिर जाओगी तुम। निशी जो खुद में ही खोई हुई थी, जब उसने वर्चस्व की आवाज सुनी और फिर उसने वर्चस्व को देखा तो वो और उछलने लगी और फिर वो अचानक ही वर्चस्व के ऊपर ही कूद जाती है, जिसे वर्चस्व तुरंत ही कैच कर लेता है ताकि वो गिरे न। अब निशी वर्चस्व की बाहों में थी, जहां वो वर्चस्व से बोली, हब्बी घूमो न। निशी की यह बात सुन वर्चस्व के चेहरे के भाव अजीब से हो गए। वो कुछ कहने को होता है, तभी निशी एक जिद्दी भरी आवाज में बोली, हब्बी घूमो न, मुझे आपकी बाहों में घूमना है। निशी की ये जिद देख वर्चस्व उसकी जिद पूरी करने लगता है। वो निशी को अपनी बाहों में लिए हुए राउंड राउंड घूरने लगा। वर्चस्व के ऐसा करते ही निशी और खुश हो गई। वो खिलखिलाकर हंसने लगी, फिर उसने वर्चस्व के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी। निशी को इतना खुश देख वर्चस्व के चेहरे के अजीब भाव और बढ़ गए और अब वो निशी को अपनी बाहों में और नहीं घुमाता, वो रुक जाता है। फिर उसने निशी से सवाल किया, बीबी अब तुम बताओगी ये तुम क्या कर रही हो? वर्चस्व रुक गया था तो निशी का मुंह बन जाता है, लेकिन फिर उसने अब वर्चस्व के सवाल का जवाब दिया, खुशी मना रही थी। किस बात की खुशी? ये सवाल फिर से वर्चस्व ने निशी से किया, जिस पर निशी बोली, मिष्ठी एकांश और वंश नंदिनी की शादी की। निशी का ये जवाब सुन वर्चस्व का के चेहरे पर फिर से अजीब भाव आ गए। उसने इसी भाव से कहा, उनकी शादी की खुशी तुम क्यों मना रही हो? क्योंकि उनकी शादी धूमधाम से होगी। पहले कल तो जैसे लड़ाई हुई थी और तुमने कहा था मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं होगी शादी। मुझे लगा मिष्ठी एकांश और वंश नंदिनी की शादी भी हमारी शादी की तरह पानी में गई। तुम उन दोनों की शादी भी ऐसे ही कर दोगे। पंडित मंत्र शुरू करो, फिर किसी फिल्म के हीरो की तरह खून से मांग भरना। ये सब बातें निशी ने कही, फिर वो हंसने लगी और उसका हंसना देख अब वर्चस्व निशी को घूरने लगा। एपिसोड 214। निशी ने वर्चस्व से अपनी और उसकी शादी को लेकर कुछ बातें कहीं और उन बातों को बोल फिर वो हंसने लगी। निशी का हंसना देख वर्चस्व उसे घूरने लगा। वो यूं ही उसे घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें हमारी पसंद नहीं आई बीबी? वर्चस्व का ये घूरना देख हंसती हुई निशी की हंसी तुरंत ही बंद हो गई। फिर उसने वर्चस्व के सवाल का जवाब दिया, नहीं नहीं, हमारी शादी तो सबसे यूनिक थी, कैसे नहीं पसंद आएगी मुझे, जो था सब अच्छा था। ही निशी ने अपनी बात कह अब एक अजीब सी हंसी हंस दी। वही वर्चस्व ने फिर से निशी से सवाल किया, तो फिर तुम हंस क्यों रही हो? और वंश नंदिनी एकांश मिष्ठी इनकी शादी के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों हो तुम? वो इसलिए क्योंकि उनकी शादी में सब कुछ होगा जो हमारी में नहीं हुआ। तुम छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। ये बात निशी ने वर्चस्व की बात पर कही, जिस पर अब वर्चस्व बोला, नहीं छोड़ सकता, और मैं समझ गया तुम कहना क्या चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व की इस बात पर अब निशी ने वर्चस्व से सवाल किया, क्या समझ गए तुम? वर्चस्व अब निशी के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जा उसकी आंखों में डीपली देखते हुए बोला, जानता हूँ हमारी शादी में वो कुछ नहीं हुआ जो होना चाहिए था और वैसा बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पर अब देखना तुम, शादी किसी और होगी, लेकिन उसमें होने वाले हर फंक्शन को मैं तुम्हारे लिए इतना स्पेशल बना दूंगा कि तुम्हें फील होगा जैसे शादी वंश नंदिनी या एकांश मिष्ठी की नहीं बल्कि तुम्हारी है। मेरी छोटी सी बीबी, फिर तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। ये बात कह अब वर्चस्व ने निशी की नाक पर हल्के से अपनी नाक रब कर दी। फिर वो निशी को प्यार से देखने लगा।
वहीं वर्चस्व की इन बातों को सुन अब निशी वर्चस्व को अपनी आंखों की पलकों को पटक पटक झपकाते हुए देख रही थी। फिर अचानक ही वो बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती और मेरी कोई शिकायतें नहीं है, मैं तो बस खुश थी तो थी, मुझे कोई स्पेशल वाली फीलिंग नहीं चाहिए। ओके तुम थी खुश तो रहो, और मुझे जो करना होगा कर लूंगा, एंड अब तुम आराम से बैठो। ये बात कहते हुए अब वर्चस्व ने निशी को अपनी बाहों से बेड पर बैठा दिया। फिर वो अब न खुद निशी से कुछ कहता है और न ही निशी की कोई बात सुनते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। और जब वर्चस्व आया तो तब भी उसने निशी को कुछ बोलने नहीं दिया और निशी को अपनी बाहों में लेकर उसे भी सुला दिया और खुद भी सो गया। अगले दिन MK यूनिवर्सिटी, सभी स्टूडेंट्स क्लास में एंट्री करते हैं। उन्हीं के साथ निशी भी क्लास में आती है। सब अभी ही क्लास में आए थे। एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, चलो सब एक चैन की सांस ले लेते हैं, फिर वो प्रोफेसर मिराज आते ही होंगे, हमारी सांस छीनने, वो भी पूरे 3 घंटे। उस लड़की के इस पर कोई स्टूडेंट कोई रिस्पांस देता है। तभी क्लास के डोर की तरफ से एक भारी सख्त आवाज आई, स्टूडेंट्स अपनी सीट्स पर बैठ जाए। ये भारी आवाज सुन सब ने डोर की तरफ देखा जहां मिराज खड़ा था। उसको देख हमेशा की तरह सारे स्टूडेंट को सांप सूंघ गया और फिर वो सभी जल्दी जल्दी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। मिराज क्लासरूम के अंदर आता है और वो अपनी प्रोफेसर वाली सीट पर बैठ जाता है। मिराज आज अपने साथ एक बड़ा रेड रोजेस का बुके लेकर आया हुआ था। वो अपनी चेयर पर बैठ उस बुके को ही अपने चेहरे के सामने घुमा रहा था और ऐसा करते हुए वो बीच बीच सारे स्टूडेंट्स को देखता है। मिराज की ये हरकत पर जब स्टूडेंट्स की नज़र पर पड़ी तो वो सभी अपनी अजीब नज़रें मिराज पर टीका देते हैं और सबके चेहरे पर यही सवाल था कि ये आज उनका प्रोफेसर क्या कर रहा है। मिराज जो कर रहा था वो कंटिन्यू रखता है और ऐसा करते हुए अब उसने अपनी नज़र निशी पर डाली, जो कि सभी स्टूडेंट्स की तरह ही मिराज की हरकत देख उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। निशी को खुद की तरफ ऐसा देखता हुए देख मिराज मुस्कुरा देता है। फिर वो बुके अपने चेहरे के सामने घुमाना बंद कर उसे टेबल रख देता है और सभी स्टूडेंट से बोला, मैं ये जो अभी कर रहा था उसे देख आप सब यही सोच रहे होंगे न कि ये मैं क्या कर रहा था। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। ये बुके मैं आप में से ही किसी स्पेशल वन को देने के लिए लाया हूँ। आज हम एक गेम खेलेंगे। गेम आपकी स्टडी से ही रिलेटेड होगा। मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूंगा और मेरे सारे क्वेश्चन का जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा और राइट आंसर करेगा उसे मैं ये 100 रोजेस का ब्यूटीफुल सा बुके दूंगा। सो आप लोग रेडी हैं इस गेम के लिए? नहीं भी होंगे फिर भी मैं तो खेलूंगा। ये आखिरी बात बोल मिराज हल्के से हंस देता है। वहीं उसकी ये गेम वाली बात सुन अभी भी सारे स्टूडेंट उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि ऐसा कुछ उनकी क्लास में पहली बार हो रहा था। पर किसी ने मिराज से कोई सवाल नहीं किया और थोड़े पल बाद सभी स्टूडेंट्स नॉर्मल होते हुए बोले, यस हम रेडी हैं। स्टूडेंट्स की ये बात सुन मिराज हल्के से हाँ में सिर हिला देता है। उसने फिर से एक नज़र निशी को देखा, फिर उसने सभी से उनकी स्टडी के रिलेटेड एक सवाल किया। उसका सवाल सुन सारे स्टूडेंट्स उसका आंसर सोचने में डूब गए। करीब 1 मिनट बाद एक लड़की ने मिराज के सवाल का जवाब दिया जो कि सही था, और उसके जवाब पर मिराज ने बस इतना कहा, गुड। फिर वो एक नज़र निशी की तरफ देखता है और नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पूछता है। आपकी एक लड़के ने जवाब दिया जो सही था और उस पर भी मिराज ने बस इतना कहा, गुड। इस बार फिर से मिराज ने एक नज़र निशी की तरफ देखा और उसने अपना अगला सवाल सबसे किया। ये सवाल टफ था, सारे स्टूडेंट आंसर सोचने में पड़े रहते हैं और इस बीच मिराज की नज़र बस निशी पर टिकी हुई थी। कुछ पल बाद मिराज के सवाल पर अब की निशी ने जवाब दिया और निशी का जवाब भी पहले वाले स्टूडेंट्स की तरह ही सही था। पर निशी के जवाब देने पर मिराज एक्साइटेड हो जाता है। वो बड़ी जल्दी में बोला, गुड, वेरी गुड निशी, मुझे पता था मेरे इस सवाल का जवाब तुम ही दे सकती हो। मिराज की ये एक्साइटमेंट देख निशी सहित सारे स्टूडेंट फिर से उसे अजीब नज़रों से देखने लगे और उनकी ये अजीब नज़र देख मिराज तुरंत नॉर्मल हो गया। वो अपने सीरियस वाले मोड में आ गया। फिर उसने सबसे अगला सवाल किया। ये सब पूरा 1 घंटे तक चलता रहा और जब कुछ स्टूडेंट्स के 4, 3, 2, 1 ऐसे पॉइंट थे और वहीं निशी का 5 पॉइंट था, तभी मिराज ने कहा, स्टूडेंट्स ये गेम यही खत्म होता है और अब बारी रिजल्ट की है। तो आप लोग रिजल्ट के लिए एक्साइटेड हैं? अब गेम ही चल रहा था और गेम किसे नहीं पसंद होता है। पहले सभी स्टूडेंट्स को मिराज का गेम अजीब लगा था, पर जब सब उस गेम में शामिल हो गए तो सबका उसमें मन लग गया। इस वजह से अब सब रिजल्ट के लिए एक्साइटेड भी थे। सभी ने एक चिल्लाती हुई आवाज में कहा, यस सर, जल्दी बताइए कौन है विनर। सबके अंदर ये एक्साइटमेंट देख
मिराज ने अपनी एक आईब्रो उचका दी, फिर वो अपनी चेयर से उठा, उसने टेबल पर रखा बुके अपने हाथ में उठाया और वो बुके लिए उस ओर चला पड़ा जहां सभी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। सभी स्टूडेंट्स मिराज पर टकटकी लगाए हुए थे कि वो किसे विनर बोलेगा और वो 100 रोजेस का बुके किसके हाथ में जाएगा। मिराज चलते चलते पूरी क्लास में घूमता है। उसका ऐसा करना सारे स्टूडेंट्स के सब्र का इंतहा ले रहा था। मिराज चलता रहा, घूमता रहा और फिर अचानक ही वो उस चेयर के पास रुका जहां पर निशी बैठी हुई थी। मिराज निशी के सामने आकर खड़ा हो गया, फिर वो अपने घुटने के बल बैठ गया और फिर वो अपने हाथ में लिया हुआ वो 100 रोजेस का बुके निशी के सामने करते हुए एक सॉफ्ट आवाज में बोला, दिस इज फॉर योर निशी। बस इतना कह मिराज खामोश हो गया और वो फिर निशी को देखता रहा। वहीं निशी मिराज ने जो किया था उसे देख वो बुरी तरह हैरान थी। निशी इतनी हैरान थी कि वो जो बैठी थी वो उठकर खड़ी हो जाती है। निशी की तरह पूरी क्लास भी हैरान थी, क्योंकि मिराज जैसे निशी के सामने अपने घुटनों पर बैठा था और जैसे उसने वो बुके निशी के सामने किया और जिस तरह सॉफ्ट आवाज में बोला, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उसने निशी को प्रपोज किया हो। सब हैरान थे। पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा छा जाता है और इस सन्नाटे को फिर निशी ने तोड़ा। जब वो थोड़ी सेंस में आई, निशी ने एक अटकती हुई आवाज में मिराज से कहा, सर, ये आप कर क्या? निशी ये अपनी बात कह ही रही थी, तभी मिराज ने एक नॉर्मल टोन में कहा, अरे तुम विनर हो निशी, गेम की विनर, इसलिए मैं ये बुके तुम्हें दे रहा हूँ। इस बात के साथ मिराज जो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था वो उठकर खड़ा हो जाता है और अब वो सारे स्टूडेंट से बोला जो कि अभी भी हैरान थे, सो स्टूडेंट्स, गेम की विनर है निशी। निशी ने मेरे सारे सवालों के सबसे ज्यादा आंसर दिए हैं, इसलिए मैं तो बस उसे विनर के लिए ये बुके दे रहा था। मिराज अपनी बातों से सभी को नॉर्मल करने लगा और होता भी वैसा ही है। सारे स्टूडेंट्स फिर नॉर्मल हो जाते हैं। उन्हें लगता है मिराज ने निशी को बुके इसलिए दिया क्योंकि निशी विनर है। सब निशी के लिए क्लेप करने लगते हैं। साथ ही उन्होंने निशी को मिराज के हाथ से बुके लेने को कहा, क्योंकि निशी ने अभी तक वो बुके लिया नहीं था। अब तो निशी भी यही सोच रही थी कि वो विनर है और उस बुके पर उसका हक है, तो वो एक हल्की मुस्कान के साथ मिराज के हाथ से वो बुके ले लेती है, ये बोलते हुए, थैंक यू सर। इस पर एक तेज क्लेप की आवाज पूरी क्लास में गूंज उठती है, जिसे सुन मिराज खुलकर मुस्कुरा उठता है। फिर उसने एक नज़र निशी के चेहरे को देखा, फिर उसके हाथ में पकड़े अपने दिए हुए बुके को देखा और यूं ही देखते हुए वो खुद में बोला, ब्यूटीफुल रोजेस फॉर ब्यूटीफुल गर्ल। ये बात कह मिराज ने फिर से निशी के चेहरे को देखा और अब उसने अपनी नज़रें निशी पर टिका दी। सभी स्टूडेंट्स निशी को विनर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे, जिस वजह से निशी मुस्कुरा रही थी और मिराज बस उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखे जा रहा था। दी एंड।